चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा सीरीज चल रहा था एनसीईआरटी लर्नर सीरीज, आज उसका दूसरा लेक्चर है। जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं, हम क्या कर रहे हैं इसमें, हम जो है 6 टू 10th क्लास के एनसीईआरटी आपके सामने खोल करके पढ़ा रहे हैं, और इसमें जो कंसेप्ट है उसको भी आपके सामने रख रहे हैं, और लाइन बाय लाइन आपको एनसीईआरटी में दिखा रहे हैं कि कहाँ पे क्या चीजें लिखी हुई है, किस तरीके से चीजें लिखी हुई है। इन चीजों को आपके हम कराने की कोशिश करते हैं। अगर आप एग्जाम दिए होगे तो आपको इसका आइडिया हो गया होगा क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं। वो एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन आप जनरली पूछे जा रहे हैं, तो बेहतर यह है कि आप पहले एनसीईआरटी को कंप्लीट करिए। लाइन बाय लाइन आपको याद होनी चाहिए, चीजें आपके समझ में आनी चाहिए। उसके बाद आप जो भी पढ़ना है वो चीज पढ़ो। फिर उसके बाद अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हो तो आपको इजीली वे में सारा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा, और इसके बाद आपको बहुत सारा टाइम मिलने वाला है, जो टाइम आप इजीली क्वेश्चन प्रैक्टिस में लगा सकते हो, आपको ज्यादा फायदा होगा। अगर आप चीजों को इसी तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए। चलिए आज का हमारा दूसरा लेक्चर है, इसमें हम बात करेंगे वस्तुओं के समूह बनाना। इसको इंग्लिश में बोलोगे सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। ये टॉपिक का नाम है। अगर इंग्लिश वाला एनसीईआरटी देखोगे तो ये टॉपिक से आपको ये चैप्टर मिलेंगी, और आप हिंदी में बात करते हो तो ये चीजें आपको दिखेगी। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है इस सीरीज की, कि आपको दोनों चीजें कराई जाएगी, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। आप जिसमें कंफर्टेबल हो आप उसमें पढ़ सकते हो, ठीक है। इस चैप्टर की बात करते हैं तो कोई खास चीजें इसमें नहीं लिखी गई है, ठीक है। बस छोटी छोटी कुछ पॉइंट है, उसको मैं आपको सामने रख देता हूं, ताकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछ दे तो आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। बात करेंगे इस चैप्टर की, तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें लिखी गई है। अगर आप इस लाइन को देखोगे तो यहाँ पे बोल रहा है कि हमारे चारों ओर की वस्तुएं एक अथवा एक से अधिक पदार्थों से बनती है। तो बहुत हार्ड लाइन नहीं है, बहुत कम्प्लेक्स लाइन नहीं है, सिंपल सी बात बोल रहा है। क्या बोल रहा है, जो भी हम वस्तुएं देखते हैं वो जो बनी हुई होती है वो कई मटेरियल से बनी होती है, कई पदार्थ से बनी होती है। सिंपल सी बात है, जो हमारे डेली लाइफ में चीजें देखते हैं तो ये बहुत सारी चीजों से मिलकर बनी होती है। तो बहुत बड़ी कुछ चीजें यहाँ पे इस चैप्टर में, इस पेज में नहीं लिखी हुई है, ठीक है। अगर हम टेबल की बात करते हैं, अगर आप ये टेबल 2.1 की बात करोगे तो सिंपल यहाँ पे चीजें समझाई गई है, ये बताई गई है कोई भी एक वस्तु है, ठीक है, कोई भी एक वस्तु है। हम बात करते हैं प्लेट की। ये प्लेट जो है ना कई पदार्थ से मिलकर बनी होती है, कई पदार्थ से मिलकर बन सकता है प्लेट। इस्पात से बन सकता है, कांच से बन सकता है, चाहे प्लास्टिक से बन सकता है, या कोई अन्य चीज से भी बन सकता है, पेपर से ही बन सकता है, बहुत सारी चीजें हैं। और हम पेन की बात करते हैं तो पेन जो है आपका प्लास्टिक और धातु से बन सकता है। अगर आप टेबल पॉइंट 2 को देखोगे, कुछ पदार्थ के नाम दिए गए हैं, जैसे कि अगर हम लकड़ी की बात करते हैं, कागज की बात करते हैं, तो अगर ये लकड़ी लोगे ना तो लकड़ी से क्या क्या आप बना सकते हो, बहुत सारे सामान बना सकते हो, बहुत सारे आप चीजें बना सकते हो, बहुत सारी वस्तुएं आप बना सकते हो, कुर्सी बना सकते हो, मेज बना सकते हो। तो ये एकदम छोटे बच्चों वाली बात है, इसमें हम टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है उस पर हम आगे चलते हैं। आपको एनसीईआरटी में चीज लिखी हुई है, मैं सोचा आपके सामने रख दूं, बस यही मेरा मकसद था, इसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज बोल रहा है आपका, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम बात करेंगे। हम ये बात करेंगे कि पदार्थों के गुण, पदार्थों के गुण हम सिंपल से बोल सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। क्या? प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। जो भी मटेरियल है उसके क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकते हैं, उसकी हम बात करेंगे। पहला प्रॉपर्टी हमारा है दिखावट। जो भी चीजें हमको दिखने में जैसी लग रही है उसके आधार पर हम चीजों को बोल सकते हैं कि ये चीज ऐसी है, वो चीज वैसी है। तो दिखावट के आधार पर हम चीजों को एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। तो पहला जो हमारा था वो दिखावट था, अपीयरेंस जिसको बोलते हैं, ठीक है, अपीयरेंस, ठीक है। ये चीजें आप यहाँ से देख सकते हो, पढ़ सकते हो, कोई इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे लिखी हुई नहीं है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, उसको हम देखते हैं। हम बात करते हैं इस लाइन की, यहाँ पे लिखी हुई है पदार्थ जिसमें इस प्रकार की धुति। अब धुति क्या होती है इसके बारे में हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। धुति लस्चर। क्या? लस्चर। इसको आप सिंपल भाषा में बोलो तो चमक। क्या? चमक। हम चमक की बात कर रहे हैं। बोल रहा है कि पदार्थ जिसमें इस प्रकार की धुति होती है वे प्रायः धातु होते हैं। वे प्रायः धातु होते हैं। वो क्या होते हैं? मेटल होते हैं। धातु क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मेटल। और ये मेटल की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, एक खास प्रॉपर्टी है, इसको हम बोलते हैं लस्चर। क्या बोलते हैं उसको? लस्चर। आगे हम बात करते हैं, यहां लिखा हुआ है कि लोहा, तांबा, अल्युमिनियम, सोना धातु के उदाहरण है। ये सारे जो ऊपर मैंने लिखे हैं, जो चीजें लिखी गई है, ये सारे क्या है? धातु है। इसमें आपको क्या मिलेगा? इसमें आपको क्या मिलेगा? इसमें आपको लस्चर मिलेगा। क्या मिलेगा? लस्चर मिलेगा। इसमें आपको चमक मिलेगा। एक चीज आप समझने की कोशिश करो, मैं ये बात कर रहा हूं, आप एक रॉड ले लो लोहे का, क्या ले लो?
रड ले लो लोहे का, इसको क्या करो, बीच से कट कर दो। क्या करो, बीच से कट कर दो, तो ये आपको दो पार्ट मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे, दो पार्ट। इस तरह के दो पार्ट आपको मिल जाएंगे, है ना, दो पार्ट मिल जाएंगे। आप देखोगे ये जो फ्रेशली कट पार्ट है, जिसको अभी आपने कट किया, इसको अभी आपने कट किया, इसमें आपको अलग तरीके की क्या दिखेगी, चमक दिखेगी, आपको अलग तरीके की लश्चर दिखेगी। क्या दिखेगी, लश्चर, साइन दिखेगी, ठीक है। लेकिन जो पार्ट पहले से कटा हुआ है, जो पार्ट पहले से कटा हुआ है, ये आपको जो है ना चमकता हुआ नहीं दिखेगा, इसमें आपको पीला पीला दिखेगा। अगर आप देखोगे घर वगैरह बनाने के समय में जो छड़ वगैरह लाके रखा जाता है, जो पार्ट वगैरह कट किया था उसमें आपको एक तरह की चमक दिखेगी। जो पार्ट बहुत पहले से कटा हुआ है वो पीला पीला आपको दिखने को मिलेगा। इसका रीजन क्या है, थोड़ा गौर से समझना। इसका रीजन ये होता है कि जो पार्ट कट गया, जो पार्ट कटा हुआ है, जैसे अभी ये पार्ट कट किया, इसको भी कुछ देर छोड़ दोगे ये भी पीला हो जाएगा। क्यों पीला होगा, होता क्या है कि अगर आप किसी लोहे को कट किए, ठीक है, उसको आप छोड़ दिए कुछ देर तक, ये जो वातावरण है, जो एटमॉस्फेयर है, इसमें क्या पाया जाता है, इसमें पाया जाता है हवा और मॉइस्चर। ये मॉइस्चर हवा के प्रेजेंस में, ये मॉइस्चर और हवा के प्रेजेंस में ये जो लोहा एक अभिक्रिया करता है। क्या करता है, एक रिएक्शन करता है, एक अभिक्रिया करता है। वो कंडीशन को बोलते हैं रस्टिंग। क्या बोलते हैं, रस्टिंग। रस्टिंग की वजह से ही जो लोहा है वो पीला दिखने लगता है। आपको बात समझ में आ गई होगी। आप इन चीजों को यहाँ पे आगे लिखी हुई है, इन चीजों को आप देख भी सकते हो, आप पढ़ भी सकते हो। तो रस्टिंग की वजह से जो लोहा था वो क्या हो जाता है, वो पीला पड़ जाता है। इसीलिए अगर आप आगे देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ धातुएं बधुआ अपनी चमक खो देती है और धुतिहीन दिखाई देने लगती है। मतलब वो धुतिहीन मतलब जो चमक था वो खत्म हो गया। जो चमक था, जो पहले चमक था वो खत्म हो गया, वो क्या हो गया, धुतिहीन हो गया। क्या हो गया, धुतिहीन हो गया। आगे बात करते हैं, लिखा हुआ है, ऐसा उन पर वायु तथा नमी की अभिक्रियाओं के कारण होता है, इसलिए हमें केवल ताजे कट पृष्ठ पर ही धुती दिखाई देती है। इसलिए जो कट पार्ट है उसी पे हमको दिखाई देता है। अगर वो पार्ट कटे हुए कुछ देर हो गया तो वो चमक खत्म हो जाता है, चौक खत्म होता है, वो अभिक्रिया कर लेता है। क्यों अभिक्रिया करता है, किसके प्रेजेंस में अभिक्रिया करता है, वो अभिक्रिया करता है किसके प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में, एयर और मॉइस्चर के प्रेजेंस में, एयर और मॉइस्चर के प्रेजेंस में। यहाँ पे लिखी हुई है, मॉइस्चर क्या बोल सकते हो इसके हिंदी में, नमी बोल सकते हो, और एयर वायु, वायु और नमी के प्रेजेंस में ये पीला बन जाता है। इसलिए कोई भी देखोगे लोहा जैसे कटा उस वक्त आपको साइन करेगा, बाद में वो साइन करना खत्म कर देगा। आगे लिखी हुई है, अगर आप देखोगे यहाँ पे बोल रहा है कि जब आप किसी लोहार अथवा वर्कशॉप का भ्रमण करें तो धातु की छड़ों के ताजे कटे पृष्ठों को देखने का प्रयास करें और यह देखें कि इनमें क्या है, धुती है कि नहीं, क्या है, लश्चर है कि नहीं, चमक है कि नहीं। अगर ये चीज है इसका मतलब है ये आपको मेटल है। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। पहली चीज है, पहला जो गुण था वो अपीयरेंस था, दिखने से चीजें आपको मालूम चल जा रही है ये चीजें कैसी है या नहीं है। दूसरी चीजों के बारे में अगर हम बात करते हैं, ये है मेरा कठोरता, इसको बोलते हैं हार्डनेस। अब क्या है, हार्डनेस कोई बहुत बड़ी चीज है नहीं है समझाने के लिए, सिंपल सी बात है। अगर आप कोई चीज को पकड़ते हो, उसको छूते हो, दबाने की कोशिश करते हो, तो आपको फील होता है कि ये चीज दबने वाला है कि नहीं। कोई चीज दब नहीं रही है, सिंपल सी बात है कि वो हार्ड है ना। तो सिंपल से इतना तो आप फील कर सकते हो, इतना तो आपको आइडिया होगा। तो ठीक है, हम इन चीजों पे बात नहीं करते। बात वही है कि अगर जो चीजें दब रही है तो वो क्या है, कोमल है, जो चीजें नहीं दब रही है तो वो कठोर है। बस इतना ही बात मुझे करनी थी, बाकी आप समझदार हो, आप इन चीजों को समझ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्या, विलय अथवा अविलय। विलय की बात करते हैं, विलय का मतलब हुआ आपको सॉल्यूबल, क्या, सॉल्यूबल, सॉल्यूबल मतलब, और अविलय का मतलब हुआ इनसॉल्यूबल। क्या हुआ, इनसॉल्यूबल। थोड़ा इसको समझने की हम कोशिश करते हैं, थोड़ा ध्यान से सुनना। ये टेबल देख रहे हो, इसमें कुछ पदार्थ दिए गए हैं, जैसे कि नमक के बारे में बताई गई है, चीनी के बारे में बताई गई है, बालू के बारे में बताई गई है, और चौक पाउडर के बारे में बताई गई है, और लकड़ी का बुरादा के बारे में बताया गया। अगर आप नमक को किसी पानी में मिलाओगे तो पूरी तरीके से मिक्स कर जाएगा,
और चीनी को मिलाओगे तो ये भी पूरी तरीके से मिक्स कर जाएगा। लेकिन जब बालू को मिलाओगे तो ये क्या करेगा, बालू जो है आपको नीचे जाकर के जमा हो जाएगा। लेकिन आप चॉक पाउडर की बात करोगे, इसका भी सेम फेनोमेना है। जब आप जिस वक्त मिलाओगे उस वक्त आपको लगेगा पूरी तरीके से मिल गया है, लेकिन थोड़ी देर इसको छोड़ोगे तो ये आपको नीचे जमता हुआ दिखाई देगा, ये भी पूरी तरीके से मिक्स नहीं करता। ठीक है। और हम लकड़ी का बुरादा की बात करते हैं तो सेम चीजें इसके साथ भी होगी। लकड़ी का बुरादा वो छोटा छोटा जो पाउडर फॉर्म में होता है उसको मिलाने की कोशिश करोगे पानी में तो पूरी तरीके से पानी में नहीं मिलेगा, ये भी नीचे जाके सेटल हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि विलय और अविलय सिंपल सा ये है कि अगर आप किसी चीज में अपने आप को पूरी तरीके से विलीन कर देते हो, अपने आप को पूरी तरीके से विलीन कर देते हो, घोल देते हो, तो उसको हम बोलेंगे सोलेबल। अगर कोई चीज पूरी तरीके से सोलेबल नहीं है, पूरी तरीके से अपने आप को नहीं घोल पा रहा किसी चीज में, उसको हम बोलते हैं इनसोलेबल। ये चीज सही है कि आप किसी में घुल सकते हो, मिल सकते हो, बट ये है कि ध्यान रखना इन चीजों का कि इतना भी न घुल जाओ, इतना भी न मिल जाओ कि अपनी वजूद को भूल जाओ। क्या करो, अपनी वजूद को भूल जाओ। अगर आपको किसी में घुलना है, किसी में मिलना है, तो आप किसकी तरह मिलो, चौक पाउडर की तरह, बालू की तरह। जब जरूरत पड़े तब बाहर निकल लो। आपको कभी नमक की तरह किसी के अंदर नहीं मिलना है। बात समझ आ रहा है? बात तो तुम लोग सब समझ रहे हो, बस मजे ले रहे हो। चलो थोड़ा और मजे दिलवाते हैं आपको। हम क्या करते हैं, 2 बीकर ले लेते हैं, तो आपको फील करवाते हैं, फिर आपको लगेगा कि हमें किस में कितना डूबना चाहिए, किस में कितना विलीन होना चाहिए। ठीक है, समझ रहे हो ना? अरे तुम लोग सब समझते हो। चलो हम थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या करें, हम पानी ले लिए, क्या करें, पानी भर दिए, और इसमें भी क्या करें, हमने पानी भर दिए। क्या करें, पानी भर दिए। और इसमें क्या किया, हमने नमक को मिक्स कर दिया। क्या करा, नमक को मिक्स करा। और इसमें क्या करा, हमने चॉक पाउडर मिक्स करा। क्या करा, चॉक पाउडर को इसमें हमने मिक्स करा। होगा क्या, ये नमक जो है ना पूरी तरीके से इसमें सोल्यूबल हो जाएगी, ये इसमें पूरी तरीके से सोल्यूबल नहीं होगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इनसोल्यूबल। अगर इसको कभी यहां से निकलना होगा, ये क्या करेगा, यहां पे जाकर के सेटल हो जाएगा, चौक, है ना। अगर इसको कभी किसी तरीके से अनबन हो गई, अगर यहां से निकलने की कोशिश करेगा, तो सिंपल सा ये पानी को जो है ना बाहर फेंक देगा, और ये नीचे जो है बचा हुआ रह जाएगा। बात समझ रहा हो कितना आसान है? क्यों आसान है? क्योंकि पूरी तरीके से अपने आप को इसने सोल्यूबल नहीं किया, अपने आप को किसी के अंदर विलीन नहीं किया। और दूसरी तरफ आप देख रहे हो नमक, ये बेचारा तो है कुछ ज्यादा ही मतलब पानी पे यकीन कर लिया। क्या कर लिया, पानी पे यकीन कर लिया, अपने आप को विलीन कर दिया, अपना अस्तित्व को खो दिया। अब इसको कभी अनबन हुई, अगर इस बेचारे को अलग होना है तो इसको क्या क्या पापड़ बेलने पड़ेंगे, थोड़ा गौर से सुनो। इसको क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा। अरे बाबा, हीट ही नहीं करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा हीट करना पड़ेगा। थोड़ा गौर से सुनना। अगर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर 45 डिग्री हो जाए तो मुझे लगता, अरे बाप रे कितनी गर्मी है, कितनी गर्मी है, परेशान रहते हैं, ये पंखा चलाते हैं, वो पंखा चलाते हैं। ये बेचारे को जो है ना 100 डिग्री सी पे, कितने पे, 100 डिग्री सी पे इसको पानी को बॉयल करोगे तो ये क्या करेगा, पानी एवापोरेट करेगा। क्या करेगा, एवापोरेट करेगा, वाष्पीकरण होगा इसका, और ये पानी यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता उड़ जाएगा सारा। फिर आपको नमक जो है कुछ क्वांटिटी में यहाँ पे आपको जमा हुआ मिल जाएगा। आप देख रहे हो कि इसको 100 डिग्री सी टेम्परेचर इसको झेलना पड़ा। ये कितना ज्यादा टेम्परेचर है ये आप यहाँ से फील कर सकते हो, 2 गुना से भी ज्यादा। इसके बाद ये नमक जो है ना इस पानी से बाहर निकल के आ पा रहा है। आप चीजों को समझ पा रहे हो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? इतना भी ज्यादा अपने आपको नहीं घुला लेना है किसी के अंदर कि आपको निकलने में 100 डिग्री सी टेम्परेचर झेलना पड़े। ओहो क्या बात है, क्या मजा आया 100 डिग्री सी टेम्परेचर को झेलने में। आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे अब अपने आप को किस तरीके से किसी में घोलना है, किस तरीके से अपने आप को किसी का होने देना है, या आप बेहतर तरीके से समझ सकते हो। इस पेज में अगर आप देखोगे तो वही चीजें लिखी गई है। आप यह पाएंगे कि कुछ पदार्थ जल में पूर्णतः कंप्लीटली लुप्त हो गए, अर्थात घुल गए, विलीन हो गए। हम कहते हैं कि यह पदार्थ विलय है, मतलब सोल्यूबल है। नेक्स्ट आप देखोगे बोल रहा है कि अन्य पदार्थ जल के साथ मिश्रित नहीं होते, काफी समय तक गिलास में विलोरित करने पर भी जल में लुप्त नहीं होते। ऐसे पदार्थों को हम क्या बोलते हैं, अविलय बोलते हैं, इनसोल्यूबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इनसोल्यूबल बोलते हैं। आगे अगर आप देखोगे कुछ चीजें लिखी गई है, बोल रहा है
चूंकि जल बहुत से पदार्थ को विलीन कर देता है, इसलिए हमारे शरीर के प्रकार्यों में इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। एक द्रव भी जल में विलीन हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। हम बात करते हैं किसकी? अगर आप टेबल 2.4 देखोगे तो सिंपल यहाँ बता रहा है सिरका के बारे में। सिरका क्या है? एक आपको द्रव है, ये पूरी तरीके से आपको किसमें हो रहा है? मिक्स हो जा रहा है पानी में। नींबू का रस, इसके बारे में बात करोगे, ये भी पूरी तरीके से मिक्स हो जा रहा है। लेकिन वहीं पे तेल की बात करोगे तो ये मिक्स नहीं होता, नारियल तेल भी मिक्स नहीं होता और केरोसिन भी मिक्स पूरी तरीके से नहीं होता। ये टेबल से आप ये चीज समझ गए होंगे कि कौन सोलेबल है, कौन इनसोलेबल है, किसको हम सोलेबल बोलते हैं, किसको इनसोलेबल नहीं बोलते हैं। कुछ एग्जांपल यहाँ पे आपको याद करनी भी होगी, तो आप याद यहाँ से कर सकते हो। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट एक पैराग्राफ है, इसके बारे में अगर मैं पढ़ने की कोशिश करूं तो सिंपल ये बात समझो आप। बोल रहा है कुछ गैस जल में विलय है, कुछ गैस जो है जल में विलय है जबकि अन्य नहीं है। सामान्यतः जल में कुछ गैसें थोड़ी मात्रा में विलय होती है। उदाहरण के लिए जल में विलीन ऑक्सीजन गैस जल में रहने वाले वस्तुओं तथा पादपों की उत्तरजीविता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। थोड़ा बात को समझने की कोशिश करो। कोई भी जंतु है, कोई भी एनिमल है, ठीक है, उसको जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए। और जो जमीन पर रह रहे हैं उसको तो ऑक्सीजन इजीली में अवेलेबल है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन पाया जा रहा है। कितना परसेंट? 21% अप्रॉक्स, है ना, इतना पाया जा रहा है। तो जो आदमी जमीन पर रह रहा है उसके लिए ऑक्सीजन अवेलेबल है, वो वहां से ऑक्सीजन ले पा रहा है, अपने नीड को कंप्लीट कर रहा है। लेकिन जो जंतु जल में रह रहा है, जो जंतु पानी में रह रहा है, उसका क्या? उसका ये होता है कि वो जो है ना पानी को लेता है, पानी को लेता है। अब पानी को क्यों लेता है? ये जो ऑक्सीजन है, कुछ गैस जो है वो पानी में घुले हुए होते हैं। क्या होते हैं? पानी में घुले हुए होते हैं। और पानी में जो घुले हुए होते हैं, तो जो भी एनिमल पानी में रह रहा है वो पानी लिया और पानी अंदर गया और वहां से वो ऑक्सीजन की कमी को कंप्लीट करता है। बात समझ में आ गई? इसका मतलब ये है कि कुछ गैस जो है पानी में मिक्स्ड होते हैं, सोल्यूबल होते हैं। तो वही चीज बताया गया आपको यहाँ पे कि ऑक्सीजन जो गैस है वो पानी में सोल्यूबल होता है, पानी में मिक्स रहता है, ताकि जो जानवर पानी में है उसके लिए ऑक्सीजन की कमी ना हो, उसको ऑक्सीजन की दिक्कत ना हो, वो पानी को पी करके अपने ऑक्सीजन की कमी को वो कंप्लीट कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। बोल रहा है वस्तुएं जल में तैर अथवा डूब सकती है। देखो ये जो तैरने और डूबने का जो कंसेप्ट है ना, ये आपको डेंसिटी पे डिपेंड करता है, ये आपको घनत्व पे डिपेंड करता है। किस पे? घनत्व पे आपको डिपेंड करेगा कि किसका डेंसिटी कितना है, उस पर डिपेंड करेगा कि ये पानी में डूबेगा कि नहीं डूबेगा। इसको चलिए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं एक पेज पे। ठीक है, अब क्या करो, 3 ट्यूब ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? 3 ट्यूब ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? 3 ट्यूब ले लेते हैं। थोड़ा गौर से सुनना, आपको डूबने वाला कंसेप्ट समझा देता हूं आपको। ठीक है, पहला चीज आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें हमको क्या भर लेना है? पानी भर लेना है। क्या भर लेना है? इसमें पानी भर लेना है। क्या करना है? पानी भर लेना है। अब अगर पानी भरने की बात करोगे तो पानी से आपको ये समझ में आया होगा कि पानी की डेंसिटी कितनी होती है। ये चीज आपको दिमाग में आना चाहिए। अगर आया है तो बहुत ही अच्छा, नहीं आया तो भी बहुत अच्छा। अगर हम पानी की डेंसिटी की बात करते हैं, पानी की घनत्व की बात करते हैं, तो इसका घनत्व होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कितना? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये अगर ग्राम पे पूछा आपको। अगर आपको केजी में पूछा तो 1000 केजी पर मीटर क्यूब। आपको दोनों याद होना चाहिए, बहुत जरूरी है। अगर आपको किस में पूछा है? ग्राम में पूछा है तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर आपको केजी में पूछा है तो 1000 पर केजी, सॉरी 1000 केजी पर मीटर क्यूब। आपको दोनों तरीके से याद कर लेनी है। पानी का डेंसिटी जनरली पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं केस 1 की। क्या? केस 1, केस 2, केस 3। हम क्या करेंगे? केस 1 में कोई ऑब्जेक्ट लेंगे। क्या लेंगे? कोई ऑब्जेक्ट लेंगे। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट की जो डेंसिटी है, इसका जो घनत्व है, वो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से ज्यादा है। दूसरा केस में क्या है? वो ऑब्जेक्ट लिए, इसकी जो डेंसिटी है वो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से
कम है। तीसरा जो केस है, इसमें कोई ऑब्जेक्ट लिए, इसका जो डेंसिटी है वो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। अब ध्यान से सुनना, जिसका डेंसिटी ज्यादा है पानी से, अगर उसको पानी में लाने की कोशिश करोगे तो ये क्या करेगा, आपको पानी में पूरी तरीके से डूब जाएगा। क्या करेगा, पानी में पूरी तरीके से डूब जाएगा, आपको यहाँ पे सतह पे जाकर ये बैठ जाएगा। लेकिन अगर डेंसिटी कम है, अगर डेंसिटी कम है तो ये आपको तैरता हुआ नजर आएगा। ठीक है, पानी में तैरता हुआ नजर, अगर ये ऑब्जेक्ट को अगर पानी में लेके आओगे तो आपको ये तैरता हुआ पानी में, इसमें क्या होगा, ये डूब गया, तैर रहा है। अब तीसरा कंडीशन है, अगर डेंसिटी जो है ना ऑब्जेक्ट का, कोई भी वस्तु का अगर पानी के बराबर है तो ये क्या करेगा ना, अगर इसको पानी में मिलाओगे तो ये पानी का, अगर ये तुमको सतह है तो ये सतह में इसके अंदर चला जाएगा, लेकिन ये डूबेगा नहीं पूरी तरीके से, मतलब जाकर यहाँ पे सतह पे नहीं बैठेगा, लेकिन ये पानी में पूरी तरीके से अपने आप को पूरी तरीके से पानी के अंदर कर लेगा, कोई पार्ट आपको बाहर नहीं दिखाई देगा। इस तरह की कंडीशन आपको दिखेगी कब, जब डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और डेंसिटी ऑफ वाटर दोनों सेम हो, जिसमें आपने मिक्स किया उसका डेंसिटी और जो ऑब्जेक्ट आपने मिक्स किया उसका डेंसिटी अगर सेम होगा तो ये वाली कंडीशन आपको दिखाई देगी। ठीक है, लेकिन अगर कम है तो आपको तैरता हुआ नजर आएगा, तैरता हुआ नजर आपको दिखाई देगा। अगर ज्यादा है तो वो डायरेक्ट आपको डूब जाएगा पूरी तरीके से। बात समझ में आ गई होगी मुझे लगता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे पारदर्शिता, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी इस चैप्टर का ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट लगता है मुझे। इन चीजों को हम आपके सामने डिस्कस करते हैं। अगर आप इसी तरीके से पूरा एनसीईआरटी पढ़ना चाह रहे हो, अच्छा लग रहा है, अगर आप इन चीजों को लाइक कर रहे हो, आप समझ रहे हो कि चीजें अच्छी है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए, ताकि काम करने में हमें मजा आए। चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं। अगर हम ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, इसमें हम 3 चीजें पढ़ेंगे। ट्रांसपेरेंसी की अगर हम बात करते हैं, इसमें हम 3 इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में पढ़ेंगे। पहली चीज हम बात करेंगे ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट, इसको हम हिंदी में बोलेंगे पारदर्शी। क्या बोलेंगे इसको, पारदर्शी। दूसरी हम बात करेंगे ओपेक, OPAQUE, अपारदर्शी, अपारदर्शी। तीसरा है ट्रांसलूसेंट। क्या, ट्रांसलूसेंट, इसको हिंदी में बोलते हैं पारभासी। ये 3 चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। अगर हम ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं, तो पहली चीज है आपको क्या आना चाहिए, ट्रांसपेरेंट क्या होता है, ओपेक क्या होता है, और ट्रांसलूसेंट क्या होता है। थोड़ा गौर से समझना, चीजें आपको समझ में आ जाएगी। पहले हम बात करते हैं ट्रांसपेरेंट की। ट्रांसपेरेंट ऐसा ऑब्जेक्ट है, ऐसा वस्तु है जिसके द्वारा हम चीजों को इसके आर पार देख सकते हैं। सिंपल सी बात, आर पार हम देख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप वायु की बात करते हो, अभी तो हम जहां बैठे हुए हैं बीच में हवा है ना, बीच में हवा, वहां कोई चीज रखी हुई है, आप उस चीज को आप क्लियरली देख पा रहे हो, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ट्रांसपेरेंट। हवा क्या हो गया आपका, ट्रांसपेरेंट। ठीक इसी तरह प्लास्टिक की बात करते हो, कौन से प्लास्टिक, खास करके जो व्हाइट प्लास्टिक होती है, जो दुकान पे अगर जाते हो आप सब्जी वगैरह लेने के लिए, तो वहां पे एक व्हाइट प्लास्टिक आपको देता है दुकानदार, अगर उसको भी आप सामने लाओगे आंख के सामने और उस साइड कुछ रख दोगे तो आपको इजीली चीजें दिखाई देने लगेगी, दिखाई देती है। ऐसे ऑब्जेक्ट को, ऐसे वस्तु को हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, पारदर्शी वस्तु। सिंपल, आपको चीजें समझ में आ गई होगी। और भी एग्जांपल है, जैसे अगर कांच का गिलास ले लिए, उसमें भी सेम चीजें आपको अगर कुछ रख दी उस साइड तो आपको दिखाई देने लगेगा। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसपेरेंट। दूसरा है हमारा ओपेक, अपारदर्शी। कहने का मतलब यह है कि ऐसा वस्तु जिसके आर पार आप नहीं देख सकते। कहने का मतलब यह है कि कोई गेट है, किसका बना हुआ है, आपको लकड़ी का बना हुआ है, अगर आप गेट बंद कर दोगे तो गेट के बाहर क्या हो रहा है, नहीं हो रहा, आपको नहीं दिखाई देगा। बात समझ में आ रहा है। तो कोई भी चीज अगर आप ऐसा है, उसके ऑपोजिट साइड वाला चीज आप नहीं देख सकते,
ऐसे वस्तु को, ऐसे ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं? ओपेक बोलते हैं। ठीक है। तीसरा है आपका ट्रांसलूसेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं पारभासी। इसका कहने का मेरा मतलब यह हुआ कि ऐसा ऑब्जेक्ट, ऐसा वस्तु जिसके द्वारा आप चीज को तो देख सकते हो, लेकिन आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे कि उधर रखा हुआ क्या है, उधर रखा हुआ क्या है। ठीक है। इसका एग्जाम्पल, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है आपका टिश्यू पेपर। टिश्यू पेपर आप कभी इस्तेमाल किए होगे, आप देखे होगे, कोई चीज आपके सामने रखी हुई है, उधर क्या है आपको मालूम नहीं चलता है। ठीक है। आपको लगता है कुछ है, लेकिन आपको मालूम नहीं चलता। ऐसे ही हमने अगर फर्स्ट चैप्टर पढ़े होगे तो वहां पे एक चीजें मैंने बताया था, जब फैट का परीक्षण कर रहे थे, फैट का टेस्ट कर रहे थे, बोले थे कि एक पेपर में फैट ले लो, उसको चूड़ दो, उसको पीस दो, उसको कूट दो, अगर उसको हटाओगे तो आपको दाग धब्बा दिखाई देगा। किस पे? कागज पे। इसका मतलब है कि वो ऑब्जेक्ट में, वो सामग्री में, वो चीज में आपको क्या पाया जा रहा? फैट पाया जा रहा। ये एग्जाम्पल मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में समझाया था। तो वो जो पेपर है, अगर आप उस पेपर का इस्तेमाल करोगे, अगर आप देखोगे उस साइड में क्या रखा हुआ चीज है, तो आपको क्लियरली दिखाई देगी नहीं, लगेगा कुछ रखा हुआ है, लेकिन आपको क्लियर समझ में नहीं आएगी। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को, ऐसे वस्तु को क्या बोलेंगे हम? ट्रांसपेरेंट, सॉरी ट्रांसलूसेंट बोलेंगे। अब हम आपको एनसीईआरटी में चीजों को दिखा देते हैं। अगर आप यहां देखोगे, चीजें लिखी हुई है, उन पदार्थ अथवा सामग्री जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है, देखा जा सकता है, उसको हम बोलते हैं पारदर्शी। एग्जाम्पल के तौर पे आप एग्जाम्पल भी यहां से देख सकते हो। पहला एग्जाम्पल आपका कांच, जल, वायु तथा कुछ प्लास्टिक। और आगे लिखा हुआ है कि आप देखोगे जो दुकानदार है, वो जो बिस्किट रखता है या मिठाई रखता है, वो ऐसे पदार्थ में रखता है, ऐसे कांच के गिलास में रखता है, कि ताकि चीजें सामने वाले को दिखाई दे, समझ में आए कि चीजें क्या है उस साइड। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसके विपरीत कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिसमें होकर आप वस्तुओं को नहीं देख सकते। नहीं देख सकते क्या बोलेंगे उसको? अपारदर्शी। जैसे लकड़ी हो गया, गत्ता तथा धातुएं अपारदर्शी पदार्थ से, पदार्थ के उदाहरण है। ठीक है। ये चीज आपको यहाँ पे समझ में आ गई। नेक्स्ट है हमारा ऐसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को देख तो सकते हैं, परंतु बहुत स्पष्ट नहीं दिखता, बहुत स्पष्ट नहीं देखा जा सकता, उसका बोलते हैं पारभासी। बस समझ में आ गई। आगे लिखा है, कागज पर लगे उस तैलीय धब्बे को याद कीजिए जिसका उपयोग हमने खाद्य पदार्थों का वसा के लिए परीक्षण करने में किया था। मैंने आपको बताया था अभी कि वो जो फर्स्ट चैप्टर हम पढ़े थे, उसमें हम परीक्षण करे थे फैट का। वहां पे एक पेपर लिए थे। ठीक है। पेपर लिए थे, पेपर में कोई चीजें रख दिए, खाद्य सामग्री, खाने पीने वाला भोजन या फूड, उसको कूट दिए थे। और कूटने के बाद हम देखे कि ये जो पेपर था, इसमें कुछ दाग धब्बा लग गया था। क्या लग गया था? दाग धब्बा लग गया था, तेल जैसा। तो हम बोले थे कि इस खाने में जो है क्या पाया जा रहा है? आपको वसा पाया जा रहा है। लेकिन ये जो तेल लग गया, इसमें ये तेल लग गया इसमें, अगर आप इस होकर के किसी ऑब्जेक्ट को देखोगे, अगर आपका आंख यहाँ पे है, अगर आपका आंख यहाँ पे है, अगर यहाँ से आप चीजों को देखने की कोशिश करोगे, तो यहाँ वाली चीजें जो कुछ रखी हुई, कोई ऑब्जेक्ट रखी हुई है, ये चीजें आपको दिखेगी कि कुछ ऑब्जेक्ट तो रखा हुआ है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट क्या है, ये चीज क्लियरली आपको मालूम नहीं चलेगा। ठीक है। और एक आपका टिश्यू पेपर, टिश्यू पेपर, ये चीज भी इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। तो सेकंड एग्जाम्पल ये हो गया, फर्स्ट एग्जाम्पल ये वाला हो गया। आप इससे चीजों को देख सकते हो। ठीक है। तीन चीज आपको समझ में आ गया, एक ट्रांसपेरेंट, एक ट्रांसलूसेंट, एक ओपेक। ट्रांसपेरेंट जिससे आर पार आप देख सकते हो, ओपेक जिससे आप आर पार नहीं देख सकते, ट्रांसलूसेंट आर पार तो देख सकते हैं, बट हम नहीं कह सकते उस साइड वो क्लियरली कौन सा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कौन सा वस्तु रखा हुआ है। ये तीनों चीजें, और साथ साथ में आपको एग्जाम्पल ये भी आपको याद करना है। आप एनसीईआरटी से देख करके यहाँ से याद कर सकते हो। ठीक है। आपको ये तीनों चीजें समझ में आ गई होगी। इसका एग्जाम्पल मैंने यहाँ साइड में लिख भी दिया है, आप यहाँ से इन चीजों को देख भी सकते हो। पहला है आपका ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी, इसका एग्जाम्पल मैंने जल, वायु, कांच और आपको प्लास्टिक। ठीक है। दूसरा है आपका ओपेक, यहाँ पे देखोगे इसका एग्जाम्पल है लकड़ी, गत्ता, इसको कार्डबोर्ड बोलते हैं, धातुएं, मेटल, ये आपको क्या है? ओपेक है, जिसके आर पार आप नहीं देख सकते। और हम किसकी बात करते हैं? ट्रांसलूसेंट की बात करते हैं, पारभासी की बात करते हैं। तो आप देखोगे क्या है? खिड़की का कांच, जो खिड़की वगैरह में आजकल जो कांच लगी रहती है, आप देखोगे वो पूरा धुंधला रहता है, आपको क्लियरली चीजें उस साइड से इस साइड नहीं दिखाई देगी। दूसरा है आपका मोम युक्त कागज,
और तीसरा आपका बटल पेपर। ये 3 एग्जाम्पल आप इसका याद चाहो तो कर सकते हो। चीजें आपको समझ में आ गई कि किसको हम बोलते हैं ट्रांसलूसेंट पारभासी, किसको हम बोलते हैं ओपेक अपारदर्शी, किसको हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट पारदर्शी। ये चीज आपको समझ में आ गई है। इसी तरीके से अगर आप पूरा एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हो 6 to 10 तक, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों तक शेयर करो और बेल आइकन का बटन दबा दो, ताकि मैं जब भी आपके लिए वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, आप यहाँ से चीजों को देख सकते हो। आपके पास अभी टाइम है और इजीली में चाहो तो इन चीजों को पूरा कंप्लीट कर सकते हो, और जो टाइम बचता है उसको आप क्वेश्चन बनाने में लगाओ। आपको ये चीज समझ में आ गई होगी क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं। सिंपल सी बात है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो भी अभी एग्जाम पैटर्न चल रहा है, जो भी बीपीएससी एग्जाम ले रही है, चाहे वो एग्जाम टीचर वाला हो, चाहे वो एग्जाम किसी सिविल सर्विस वाला हो, आपको क्वेश्चन जो आ रहे हैं, आपके जो क्वेश्चन आ रहे हैं साइंस में खास करके, वो ज्यादातर आपको एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन वहीं से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ज्यादा आपको हेक्टिक होने की जरूरत नहीं है, बस आप चैनल पे बने रहिए और इसी तरह आप चीजों को कंप्लीट करते रहिए, और वन बाय वन चीजों को कंप्लीट करेंगे। एक दिन आपका पूरा सिलेबस मैं कंप्लीट करा दूंगा। बस आप इसी तरह चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों तक शेयर करिए और लाइक करिए, ताकि काम करने में मजा आए। थैंक यू।